हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओंकार श्रीवास्तव ओंकार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले सेक्शन में हमने पॉलिटी का इंट्रोडक्शन आप सभी को दिया था और आज आपकी क्लास शुरू हो रही है। तो इसमें हम एक पॉइंट लाए हैं संविधान के स्रोत। तो हमारे संविधान में कहां-कहां से किन-किन स्रोतों को शामिल किया गया है ये आपको बताया जाएगा। पहला आता है अमेरिका। तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया हुआ है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मौलिक अधिकारों का समूह होता है जिसे संविधान में अपना एक विशेष दर्जा प्राप्त है। सामान्य भाषा में कहें तो भारत के नागरिकों को सामान्य स्थिति में शांत तरीके से जीवन यापन करने की स्वतंत्रता। सामान्य स्थिति से मतलब है कि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति ना हो, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन। तो इसका अर्थ यह है कि न्यायालय की वह शक्ति जिसके आधार पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच पड़ताल करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप तैयार किया गया है या फिर नहीं। यदि नहीं तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देती है। फिर आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसका अर्थ यह होता है कि न्यायाधीश स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायपालिका निष्पक्षता से कार्य तभी कर सकती है जब उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव ना हो। सामान्य रूप से कहें तो न्यायपालिका सरकार के निजी हित के लिए किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हो सकती। फिर बात आती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति का महाभियोग। ये तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है ये क्यों लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल तब लगाया जा सकता है जब प्रेसिडेंट के द्वारा संविधान का उल्लंघन हुआ या फिर दुर्व्यवहार हुआ या फिर इनके द्वारा किए गए वह कार्य जो अक्षम्य हो, जिन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता, तब महाभियोग लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें थी वो अमेरिका से ली गई हैं। और उपराष्ट्रपति का पद ये भी अमेरिका से लिया गया है। अब बात आती है ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था ली है। मतलब भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। जैसे संविधान हुआ, फिर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ऐसे जो ढांचा है वो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में है और इसे हम विस्तार से इस पर एक वीडियो बनाएंगे। विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया किसी भी विधेयक यानी कि बिल को जब तक दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा का अनुमोदन और भारत के राष्ट्रपति की अनुमति न मिल जाए तब तक वो कानून नहीं बन सकता। मतलब कि इनके अंदर कानून बनाने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। अब बात आती है आयरलैंड की। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है वो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णित है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो भारत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है इसकी जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में सदस्यों को नियुक्त किया जाना है, इस प्रक्रिया की जानकारी इसके अंतर्गत आती है, जो कि आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा विशेष क्षेत्र जैसे कि कला, विज्ञान, साहित्य एवं समाज सेवा आदि क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है। इसको अंग्रेजी में कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। जैसे कि एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। तो संघ सूची को यूनियन लिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसमें उन मुद्दों को शामिल किया जाता है जिस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट में उन मुद्दों को शामिल किया जाता है जिस पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है।
समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। तो इनमें उन मुद्दों को शामिल किया जाता है जिसमें यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों को मिश्रित रूप से कानून बनाने का अधिकार होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो इसका अर्थ यह है कि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य संयुक्त रूप से एक साथ बैठते हैं, जिसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाती है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। तो संविधान के भाग 11 और 12 में आर्टिकल 245 से 300 तक इनके बारे में दिया हुआ है। 3 प्रकार के संबंधों की व्याख्या की गई है: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो विधायी संबंध जो है इनमें कानून बनाने के विषय पर बात की गई है, जैसे कि संघ, राज्य, समवर्ती, अवशिष्ट, इसके बारे में बात की गई है। प्रशासनिक संबंध, संघ और राज्य के बीच प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन किया गया है। और वित्तीय संबंध में वित्तीय संबंध के बारे में चर्चा की गई है। आगे बात आती है जर्मनी की। तो जर्मनी से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये जो है ये हमने जर्मनी से लिया है। आर्टिकल 19 के 6 मूल अधिकार, ये आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 के 6 मूल अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब बात आती है कनाडा की। तो कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, तो संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र सरकार, राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकारों के मध्य आंशिक रूप से होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रीय सरकार से मतलब है कि कई राज्यों में कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो अपने लिए एक विशेष क्षेत्र की मांग करते हैं, जैसे भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर। आप समझ रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं। और फिर आता है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। ये तो सीधा सीधा दिया हुआ है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। फिर बात आती है दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है ये साउथ अफ्रीका से ली गई है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। इसके अंतर्गत राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने का कॉन्सेप्ट है जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो देखिए इसमें 3 शब्द होते हैं, जैसे कि नामांकन, मनोनयन और निर्वाचन। तो नामांकन और मनोनयन का जो अर्थ होता है नाम अंकित करना, पसंद करना या फिर नियुक्त करना, और निर्वाचन का अर्थ होता है वोट द्वारा चुनाव करना। अब बात आती है सोवियत संघ यानी कि रशिया की। रशिया से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया और इनकी संख्या जो है वो 11 है। तो सामान्यतः कर्तव्य का अभिप्राय उन कार्यों से होता है जिन्हें करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से प्रतिबद्ध हो। यहाँ नैतिक का जो अर्थ है वह है उचित या अनुचित विचार जो हमें किसी कार्य को करने या न करने की आज्ञा देती हो। फिर बात आती है जापान की, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस फ्रेज का सीधा सीधा मतलब यह है कि कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो वह हमारे संविधान में वर्णित कानून बनाने की प्रक्रिया के आधार पर बनाया गया है या नहीं। उस कानून का निर्माण हमारे संविधान में वर्णित कानून बनाने के ढांचे पर ढाला गया है या नहीं। इसकी जांच न्यायपालिका द्वारा की जाती है। यदि वह ढांचे के अंतर्गत है तो उसे कानून मान लिया जाता है। अब बात आती है भारतीय शासन अधिनियम 1935। यहां से हमने लगभग 395 आर्टिकल्स में 200 से 250 आर्टिकल्स यहां से लिए गए, जिनमें से कुछ आपके सामने हैं, जैसे संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, आपातकालीन उपबंध और लोक सेवा आयोग, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं और इसके बारे में अलग से आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।